हेलो स्टूडेंट्स, एसकेवी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी दिवाली ख़त्म हो चुकी है और हम लोग सेटल डाउन हो गए हैं, क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो हम लोग हमारी जो श्रृंखला चल रही है, सीरीज़ चल रही है, वो बेसिक मैथमेटिक्स की चल रही है। आप लोगों को पता ही है, मैं याद दिला रहा हूँ बस। और ये जो लेक्चर्स मैं ले रहा हूँ, ये बेसिक मैथमेटिक्स के, ये सभी के लिए अनिवार्य हैं, मैंडेटरी हैं, क्योंकि फिज़िक्स बिना मैथ्स के नहीं आ सकती। आज लेक्चर 5 है वेक्टर का लेक्चर 5 है। कैलकुलस का पैकेज में कंप्लीट कर चुका हूँ। आज वेक्टर्स का लेक्चर 5 है, जिसमें मैं वेक्टर के रेजोल्यूशन के बारे में बताना चाहता हूँ। और आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि लेक्चर को एंड तक देखिएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा। तो लेक्चर 5 में जो हमारा मुख्य मुद्दा है, या जो हमारा जो अटेंशन है, वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे है। मतलब वेक्टर के किसी वेक्टर के ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स कैसे निकाले जा सकते हैं। तो चलिए हम उस पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। तो मान लीजिए कि एक वेक्टर है, पहले बना लेते हैं कि एक्स एक्सिस बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा वेक्टर है। हम इसका कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए हमने नाम दे दिया ए वेक्टर। वेक्टर का नाम है ए वेक्टर। ये लंबाई जो है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब दिस इज द वेक्टर ए वेक्टर, और ये लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर का हेड है, ये वेक्टर का टेल है। मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं इस वेक्टर को रिजॉल्व करना चाह रहा हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, और मैं चाहता हूँ कि ये दोनों कंपोनेंट्स जो हों वो ऑर्थोगोनल हों, मतलब आपस में परपेंडिकुलर हों। तो हमारा मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे वेक्टर के हेड से, जैसे मैं एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर का कंपोनेंट निकालना चाहता हूँ, तो वेक्टर के हेड से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये वो ये लंबाई जो आएगी ए एक्स, ये इस वेक्टर का ए एक्स जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग स्केलर कंपोनेंट, या हम लोग सिंपली उसको लूज लैंग्वेज में बोल देते हैं कंपोनेंट। तो ए एक्स क्या है, ए एक्स वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है। सिमिलरली वेक्टर ए का वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, वेक्टर के हेड से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ आएगी, ये हो जाएगी ए वाई। ए वाई क्या होगा, ए वाई इज द स्केलर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस। मतलब हिंदी में इसको शुद्ध भाषा में कह सकते हैं कि ए वाई क्या है, वेक्टर ए का वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है। हालांकि कहना चाहिए स्केलर कंपोनेंट है, बार बार याद दिला रहा हूँ, हैमर कर रहा हूँ आपके दिमाग में, लेकिन हम लोग उसको लूज लैंग्वेज में कंपोनेंट भी बोल लेते हैं। तो अब आप ये देखिए कि वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर तो ये है, एक्स एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट ए एक्स है, वाई एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट ए वाई है, और ये दोनों कंपोनेंट्स स्पष्ट हो रहा है आपस में, दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अगर दोनों कंपोनेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो उनको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। तो हमने वेक्टर का रेजोल्यूशन किया है ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में। अब मान लीजिए, अब देखिए अगर पिछला लेक्चर से भी अगर आप रिलेट करते हो, तो यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो इस रेक्टेंगल का जो डायगनल है, जो डायगनल तो वेक्टर है, और ये दोनों साइड जो हैं उसके कंपोनेंट्स हैं। अब ये अगर ए वाई है, लंबाई अगर ये ए वाई है, तो सामने वाली ये वाली भी ए वाई होगी। ऑब्वियसली दोनों बराबर होंगे, तो ये भी ए वाई होगा, तो ये भी ए वाई है। इस एंगल को मैंने अल्फा मान लिया, या थीटा मान लेते हैं, चलिए, क्योंकि हम थीटा ही मानते रहते हैं इसलिए इसको थीटा मान लिया। अब अगर आप इस ट्राइंगल में ऑब्जर्व करो तो साइन थीटा कितना हो जाएगा,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कितना हो जाएगा ए वाई अपॉन ए। यहाँ पे वेक्टर ए मत लिखना बेटा, वेक्टर ए नहीं लिखेंगे। वेक्टर ए इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, इस ट्रायंगल में साइन थीटा होता है ये लंबाई डिवाइडेड बाय ये लंबाई, ये लंबाई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये लंबाई डिवाइडेड बाय ये लंबाई होनी चाहिए। यहाँ पे लंबाई मतलब ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगेगा, ये मॉड है। तो यहाँ से स्ट्रेट अवे आ रहा है कि ए वाई इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए वाई कितना हो गया, ए साइन थीटा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो साइन थीटा होगा, वो साइन कंपोनेंट होगा, उसमें साइन आ रहा है मतलब उसको कहते हैं साइन कंपोनेंट। इसी प्रकार अगर इसी ट्रायंगल में आप देखो तो कॉस थीटा कितना होगा, इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ए एक्स अपॉन ए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए एक्स कितना होगा, ए कॉस थीटा होगा। तो ए एक्स हो गया कॉस कंपोनेंट। अब इसको जल्दी याद करने का तरीका ये है, देखिए मैं एक बार याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। इस वेक्टर के ये दो कंपोनेंट्स हैं ए एक्स और ए वाई। ये वाला जो कंपोनेंट है ये वाला ए एक्स, ये होगा ए कॉस थीटा। उधर देखिए, मतलब आप याद करिए इसको, देख थोड़ा सोच के याद करिए। मतलब ये जो एंगल है, एंगल की तरफ वाला कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा, कॉस कंपोनेंट होगा, और इसके परपेंडिकुलर ये वाला होगा ए वाई। ए वाई क्या होगा, साइन थीटा होगा। मतलब दूसरा वाला इसके जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा वो होगा साइन थीटा। इस तरह से आप इसको याद करिए, मेमोरी में ले आइए, क्योंकि बार बार आप ऐसा ट्रायंगल ऐसा नहीं बनाएंगे, इस प्रकार का रेक्टेंगल बार बार पैरेललोग्राम लॉज नहीं लगाएंगे। तो आपको यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। तो अगर आपको जल्दी में, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि ये वेक्टर है और ये कोई एंगल थीटा है, तो इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट क्या होगा, ये वेक्टर ए है तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, ये एंगल है ना थीटा, एंगल की तरफ वाला क्या होगा, कॉस होगा, तो ये क्या होगा, ए कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर यानी इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये कंपोनेंट ए साइन थीटा। डिपेंड करता है एंगल आपने कौन सा लिया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, इस बार ये ए है, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, ये एंगल की तरफ वाला कंपोनेंट है, ये क्या होगा, ए कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में ये कंपोनेंट क्या होगा, ए साइन थीटा। So this process of splitting a vector or decomposing a vector into two mutually perpendicular components is known as resolution of vectors. इस प्रक्रिया को रेजोल्यूशन कहते हैं। तो चलिए ये आ गया। और अब अगर आपको ये डायरेक्शन निकालना है, थीटा निकालना है, यहाँ से तो कंपोनेंट्स आ गए, अब आपको मान लीजिए दिशा निकालनी है वेक्टर की, डायरेक्शन, तो आप बार बार उसको जो है मतलब बेसिक्स पे अगर आप जाइए तो आपको कुछ भी नहीं रटना। तो अगर आप बेसिक्स पे जाइए, दिशा कैसे आएगी, अगर ये एंगल थीटा आ गया तो दिशा आ गई। तो एंगल थीटा कैसे आएगा, अगर आप इस ट्रायंगल में टैन थीटा यूज करिए, इस ट्रायंगल में टैन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए वाई अपॉन ए एक्स। तो इस फॉर्मूले से थीटा आ जाएगा, थीटा आ जाएगा तो दिशा आ जाएगी, मतलब पता चल जाएगा कि वेक्टर एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, ये वेक्टर्स के रेजोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। और ये जो लंबाई है वेक्टर का मॉड जो है ए, सिंपली ए मतलब, ए का मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, मतलब ये लंबाई कितनी होगी, ये लंबाई तो ऐसे आ जाएगी, अंडर रूट, मतलब इस ट्राइंगल से आ जाएगी, पाइथागोरस लगा दो, लंबाई कितनी आएगी, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यहाँ से लंबाई आ जाएगी। चलिए ये तो काम हो गया रेजोल्यूशन का। अब अगर इसका जब क्वेश्चंस आएंगे तो जैसे हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे वो तो धीरे धीरे खुलेगा फिजिक्स में। अब अगर हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज बताने जा रहे हैं,
विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर क्या है, क्योंकि इसी से वो क्लब्ड है, इसी से वो डवटेल्ड है, इसी से कनेक्टेड है। तो यूनिट वेक्टर क्या है, तो हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। या यूनिट वेक्टर्स कह लीजिए, बहुत सारे। तो अगर मान लीजिए मैं एक एक्सिस सिस्टम बनाता हूँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है, उसको हम लोग आई कैप कहते हैं। ये मैंने जो इस तरह का चिन्ह बना दिया, ये कैप कहलाता है, इसको कहते हैं आई कैप। आई कैप का क्या मतलब है, आई कैप का मतलब है ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट का मतलब क्या है, यूनिट का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन ये वेक्टर भी है, मतलब इसका डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो आई कैप क्या है, आई कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है। सिमिलरली वाई एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है, उसको कहते हैं जे कैप। तो जे कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1 है और इसका डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग है। और जेड एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है के कैप, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है लेकिन इसका डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलोंग है। तो जो ये यूनिट वेक्टर्स हैं, जिनके पास कोई यूनिट नहीं होती, ऐसा नहीं कि मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर या सेंटीमीटर, ऐसा कुछ नहीं है। they are unitless but they are representing a direction in space. they have a magnitude is 1, लेकिन स्पेस में इनका एक डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये कहने की बात है। तो अब देखिए, अगर हम दोबारा से आए उसी पे, रेजोल्यूशन वाली बात पे, इस कॉन्सेप्ट के को आगे बढ़ाते हैं और रेजोल्यूशन वाली बात से इसको जो है मिला देते हैं। तो रेजोल्यूशन वाले पे पलट के आते हैं। तो मान लीजिए ये वेक्टर है मेरा ए और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऐसे। ये वेक्टर है मेरा ए वेक्टर। इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा ये थीटा एंगल है। अभी हमने देखा इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट था ए एक्स था, और यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो कंपोनेंट था वो ए वाई था। और ऐसे मैंने ये पैरेललोग्राम पूरा बना रखा था उधर, मैं केवल इतने पार्ट को देख रहा हूँ। अब मैंने मान लीजिए, मैंने अभी आपको क्या कहा था कि ए एक्स क्या है, ए कॉस थीटा है, और ए वाई क्या है, ए साइन थीटा है। अब अगर यहाँ पे थीटा की कुछ वैल्यू हो सकती है, थीटा की वैल्यू मान लीजिए कुछ है, मान लीजिए 60 डिग्री है, और ए की वैल्यू, ए का मतलब क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, मतलब ये लंबाई, मैग्नीट्यूड मान लीजिए ये 2 है इसका, और थीटा 60 डिग्री है। कॉस 60 कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ए एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए एक्स अल्टीमेटली, ए एक्स अंततोगत्वा ए एक्स क्या आएगा, ए एक्स एक नंबर आएगा, एक नंबर आएगा, और नंबर के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो इसीलिए मैं लगातार कह रहा था कि ए एक्स जो है वो स्केलर कंपोनेंट है, क्योंकि उसके पास कोई दिशा नहीं है। इसी लॉजिक से ए वाई भी एक नंबर आएगा, बिल्कुल सेम लॉजिक लगाइए तो ए वाई भी एक नंबर आएगा। थीटा की वैल्यू डालिए, ए की वैल्यू डालिए, तो ए वाई भी एक नंबर ही तो आएगा। तो नंबर ही आएगा और नंबर के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ए वाई भी स्केलर कंपोनेंट होगा। तो अगर बिल्कुल कड़ी भाषा बोलनी है तो हम ए एक्स और ए वाई को स्केलर कंपोनेंट्स बोलेंगे। तो हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि ए एक्स के पास दिशा नहीं है, ए एक्स एक नंबर है। इसको अगर मैं आई कैप से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 है,
तो 1 से अगर मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो नंबर की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 4 इंटू 1 4 ही रहेगा, 5 इंटू 1 5 ही रहेगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर चेंज नहीं होगा, नंबर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, लेकिन क्योंकि इसको हमने एक आई कैप किया है, आई कैप एक वेक्टर है, क्योंकि हमने ax को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो पूरी चीज़ होगी इसके पास एक दिशा आ जाएगी। ये जो ax इंटू आई कैप होगा, क्योंकि आई कैप के पास दिशा है, आई कैप का डायरेक्शन x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ax इंटू आई कैप का डायरेक्शन क्या होगा, x एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा। तो केवल ax तो स्केलर है, लेकिन ax इंटू आई कैप एक वेक्टर है, उसका डायरेक्शन x एक्सिस के अलॉन्ग है। सिमिलरली अगर ay को मैं j कैप से मल्टीप्लाई करूं तो इसके पास एक डायरेक्शन आ जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल, समानांतर। और j कैप भी यूनिट वेक्टर है, तो j कैप से मल्टीप्लाई करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इसको j कैप से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके पास एक दिशा आ जाएगी। तो ये पहले स्केलर था, अब क्या हो जाएगा, अब ये एक वेक्टर हो जाएगा। और वेक्टर एडिशन को मैंने आपको शुरू से बताया था, वेक्टर एडिशन का क्या लॉ है, बहुत सिंपल है। दिस वेक्टर, ये वेक्टर किसके बराबर होगा, ये वेक्टर बराबर होगा दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। तो ए वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, अल्टीमेटली दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। और ये वेक्टर क्या है, ए एक्स इंटू आई कैप, और ये वेक्टर क्या है, ए वाई इंटू जे कैप। तो कहने का मतलब ये है कि ए वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इसमें अब यहाँ पे केवल ए एक्स की अगर बात करते हैं तो केवल ए एक्स क्या है, केवल ए एक्स इज द स्केलर कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द एक्स एक्सिस। केवल ए एक्स, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में ए एक्स क्या है, वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलोंग स्केलर कॉम्पोनेंट। ए एक्स को आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरी चीज के पास एक डायरेक्शन है, तो पूरी चीज एक वेक्टर है। तो ए एक्स इंटू आई कैप क्या है, ये पूरी चीज क्या है, ये पूरी चीज ए एक्स इंटू आई कैप एक वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ए एक्स इंटू आई कैप को आप कह सकते हो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, या हिंदी में आप ये कह सकते हो ए एक्स इंटू आई कैप को कि ये वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर कंपोनेंट है। और इसी प्रकार ए वाई इंटू जे कैप को आप कह सकते हो कि ये पूरी चीज वेक्टर ए का वाई एक्सिस के अलोंग वेक्टर कंपोनेंट है, ये पूरा वेक्टर कंपोनेंट है। और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पाइथागोरस से अभी बताया था मैंने, पूरी इंफॉर्मेशन लिख दे रहा हूँ यहाँ, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और दिशा क्या होगी, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए वाई अपॉन ए एक्स। तो दिशा कैसे आएगी, याद करो, दिशा कैसे आएगी, tan थीटा कैसे आएगा। और ऐसे याद करो, ये थीटा क्या है, थीटा जो है ये वाला एंगल है, मतलब एक्स एक्सिस, मेरी बात ध्यान से सुनो, एक्स अभी अगर कंसेप्ट गड़बड़ा गया तो आगे तक दिक्कत पैदा करेगा, इसलिए बात को ध्यान से सुनिए। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलो, एक्स एक्सिस पे अपना पेन रख दीजिए, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे अपना पेन रख दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, यहाँ तक पहुँच जाइए, जैसे ही वेक्टर ए पे पहुँच गए वहाँ पे रुक जाइए। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल है, ये एंगल थीटा है। और tan थीटा क्या होगा, ए वाई अपॉन ए एक्स। ऐसे याद करिए, ए वाई क्या है, जे कैप के साथ जो लिखा है वो ए वाई है, ए एक्स क्या है, आई कैप के साथ जो लिखा है वो ए एक्स है। इस प्रकार से याद करिए। तो अभी जो हमने ये रेजोल्यूशन किया है, दीज आर टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। लेकिन ये जो हमारा वेक्टर है उसके 2 डायमेंशनल है, ये हवा में वेक्टर नहीं है। मान लीजिए हवा में वेक्टर होता तो ये कुछ ऐसे होता है, ऐसे। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये इधर जेड एक्सिस जा रही है। अभी ये जो वेक्टर आपका है ये एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका जेड कंपोनेंट 0 है। तो वहां पे हमने देखिए, यहाँ पे ए जेड की बात नहीं करी या के कैप की बात नहीं करी। लेकिन ये अगर वेक्टर 3 डायमेंशनल होता, मतलब ये हवा में कुछ ऐसे होता, जेड एक्सिस ये जा रही थी, इमेजिन करिए, फील करिए, जेड एक्सिस ये जा रही थी, अगर ये हवा में होता, ऐसे होता,
तो इसका कुछ z कंपोनेंट भी उधर आता, तब हम वहाँ पे ए जेड की बात भी करते हैं और के कैप की बात भी करते हैं। लेकिन ये वेक्टर अभी हमारा एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका z कंपोनेंट है ही नहीं, z कंपोनेंट 0 है, तो हमने z कंपोनेंट की बात ही नहीं करी हम। तो अभी हम केवल जो रेजोल्यूशन पढ़ा भी रहे हैं वो केवल 2 डायमेंशनल वेक्टर्स का पढ़ा रहे हैं जिनका z कंपोनेंट 0 है, प्लेनर वेक्टर, मतलब इसी प्लेन में है वेक्टर। तो अब देखिए मैं एक क्वेश्चन को करता हूँ, क्वेश्चन को करने के बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा, मतलब क्वेश्चन कैसे इसका एप्लीकेशन होता है। मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप। ये है, हमको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। रिजल्टेंट को हम लोग प्रायः आर वेक्टर लिखते हैं और अच्छा भी लग रहा है ऐसे लिखना। तो रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट होता है वेक्टर एडिशन। रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब दोनों को आप ऐड करिए, इसको ऐड करिए तो क्या आएगा 3i कैप, इसको ऐड करिए तो क्या आएगा 5j कैप। ये रिजल्टेंट हो गया। अगर वो पूछता है व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो आंसर होगा 3i कैप प्लस 5j कैप। अब अगर वो पूछता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द, मेरी बात सुनते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। अगर वो पूछता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, तो अगर वो पूछता है तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखिए मैग्नीट्यूड पूरा लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे लिखते हैं प्रायः, मतलब ऐसे लिखते हैं, केवल आर लिखा, ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, मतलब मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। जैसे पहले फॉर्मूले में आ रहा था अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, बिल्कुल उसी तरह कितना होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, कितना हो गया 34, स्क्वायर रूट 34। ये मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब रिजल्टेंट की स्पेस में जैसे भी जा रहा हो लंबाई ये है अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 34। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन तो आप सीधे फॉर्मूला लगा के बता सकते हो, तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसको फील करना चाहो। मतलब फील इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिजिक्स का मतलब है फीलिंग्स। जब तक आपको उसकी फिजिकल फील नहीं होगी, वेक्टर कैसा दिख रहा है स्पेस में, कहाँ जा रहा है, कैसा है, तब तक आपको फिजिक्स का मज़ा नहीं आएगा और फिजिक्स की पूरी समझ नहीं बनेगी। तो फिजिक्स की समझ को बनाने के लिए हम देखना चाहते हैं कि वो वेक्टर दिखेगा कैसे स्पेस में। अगर मैं उसको देखना चाहूँ तो मुझे कैसा दिखेगा वो वेक्टर, ये भी मैं चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँ, तो मैं इसको ऐसे फील करते हैं कि पहले रिजल्टेंट को देखिए क्या है। मैं रिजल्टेंट को फील करना चाहता हूँ कि रिजल्टेंट कैसा दिखेगा। पहले रिजल्टेंट देखिए क्या है 3i प्लस 5j। तो चलिए 3i प्लस 5j रिजल्टेंट को देखिए। ठीक है, तो अगर आप सीधे फॉर्मूला लगाइए, रिजल्टेंट का डायरेक्शन अगर निकालना है तो आपने टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। टेन थीटा वहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मूले में क्या लिखा था, ay अपॉन ए एक्स। और क्या क्या बताया था टेन थीटा कैसे आएगा, जे कैप के साथ क्या लिखा है 5, आई कैप के साथ क्या लिखा है 3, टेन थीटा इक्वल टू 5/3 आ गया, यानी थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 5/3 आ गया। यहाँ से रिजल्टेंट का डायरेक्शन आ गया। ठीक है, लेकिन अभी आपको ऐसा आपने निकाल लिया आंसर, आपको मार्क्स भी मिल सकते हैं, मिल जाएंगे इनफैक्ट, लेकिन आपको समझ में नहीं आया कि ये डायरेक्शन कैसे है, हवा में कैसा दिख रहा है वेक्टर। पूरी इन्फॉर्मेशन वेक्टर की आपने फील नहीं करी, और जब तक ये फीलिंग नहीं बनेगी फिजिक्स अधूरी रह जाएगी। तो आप फील करते हैं। तो
चलिए कैसे इसको फील किया जाए। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस बनाई और ये वाई एक्सिस है, मतलब ये यहाँ से हमारी शुरुआत होगी, पहले एक्सिस बनाएंगे, ये ओरिजिन है। अब आप देखिए उसमें आई कैप के साथ क्या लिखा है 3, तो आप ओरिजिन से चलिए, आई कैप के साथ 3 लिखा है ना, ओरिजिन से चलिए और पहले 3 यूनिट एक्स एक्सिस के अलोंग चलिए, ये डिस्टेंस हो जाएगा 3। यहाँ पहुंचे आप, जे कैप के साथ क्या लिखा है 5, अब यहाँ पहुंचे थे, यहाँ से फिर वाई एक्सिस के पैरेलल चलिए 5, कितना चलिए 5 यूनिट्स। तो यहाँ से आप चले, पहले ऐसे गए, फिर ऐसे गए, यहाँ पहुंचे, कितना चले 3 + 5 8 यूनिट्स चले, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट ये हुआ ना, ये, तो ये जो होगा वो आपका आर वेक्टर होगा, और इसका मैग्नीट्यूड अभी हमने निकाला था, लंबाई कितनी होगी 34, स्क्वायर रूट 34, ये लंबाई होगी इसकी स्क्वायर रूट 34। और ये एंगल थीटा क्या होता है, मैंने आपको समझाया था, एंगल थीटा क्या होता है, कैसे निकलेगा, एक्स एक्सिस पे आप पेन रख दीजिए और फिर आपके पास दोनों विकल्प हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, क्लॉकवाइज भी जा सकते हो। पहले आपने यहाँ पेन रख दिया, फिर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करिए, और जैसे ही आर वेक्टर पे पहुंच जाए रुक जाइए, आर पे पहुंच जाए, इस वेक्टर पे पहुंच जाए, वहीं रुक जाइए। तो एंटी क्लॉकवाइज ये जो आप एंगल घूमे ये थीटा है। तो जो रिजल्टेंट होगा, अगर आप चाहें तो ऐसे भी इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं तो tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा कितना होगा 5/3। तो आप ऐसे इसको फील कर सकते हो कि जो रिजल्टेंट होगा उसकी लंबाई होगी √34, स्पेस में होगा और एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा होगा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई, मतलब पूरी दिशा भी आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गया, तो रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको। तो ये इसकी फीलिंग है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये इसके पास z कंपोनेंट भी होता, देखिए मैं पूरा फील करके दिखा रहा हूँ, अब ये तो आपका 2 डायमेंशनल वेक्टर था, अगर ये 3 डायमेंशनल वेक्टर होता, मैं अभी एक बार जरा सा आपको उसको समझा दे रहा हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। मान लीजिए कोई वेक्टर ये है लिखा हुआ है, मान लीजिए ए वेक्टर ये लिखा है 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप, मतलब दिस इज अ 3 डायमेंशनल वेक्टर बिकॉज इसके पास k कैप भी आ रहा है, k कैप भी आ रहा है, मतलब z कंपोनेंट भी आ रहा है, az भी आ रहा है, ax की वैल्यू कितनी है 2, ay की वैल्यू कितनी है 3, az की वैल्यू कितनी है 4, तो इसका z कंपोनेंट 0 नहीं है, मतलब ये वेक्टर हवा में है। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको दिखाना चाहूँ, देखना चाहूँ कि ये वेक्टर कैसा लगेगा, तो x y और z एक्सिस ये जा रही है, तो मतलब इसको मैं अगर ईमानदारी से देखूँ तो मैं इसको यहाँ पे बना नहीं सकता कॉपी में, क्योंकि इस प्लेन में, क्योंकि ये बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो रही है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये कैसा दिखेगा, दिस इज अ 3 डायमेंशनल वेक्टर। तो मैं क्या करूँ, ओरिजिन से चलता हूँ, आई कैप के साथ क्या लिखा है 2 लिखा है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल चलें, पहले यहाँ से ओरिजिन से 2 यूनिट चले, जे कैप के साथ क्या लिखा है 3 लिखा है, आप यहाँ पहुंचे थे वाई एक्सिस के, उसके बाद वाई एक्सिस के पैरेलल चलिए, कितना जाना है 3, यहाँ पहुंचे, फिर z के कैप के साथ क्या लिखा है 4 लिखा है, z एक्सिस इधर जा रही बाहर की तरफ, तो आप यहाँ पहुंचे थे, तो यहाँ से उठिए 4, ये कितना है 4 यूनिट्स, तो आप यहाँ पहुंचे, तो आप यहाँ से चल के अल्टीमेटली यहाँ पहुंचे, कितना चले 2 + 3, 3 2 5, 5 4 9, 9 सेंटीमीटर, ये 9 यूनिट्स चले, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, आप यहाँ से चल के यहाँ पहुंचे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये हुआ। तो ये जो होगा हवा में, ये जो
हवा में वेक्टर दिख रहा है वो ए वेक्टर है। तो दिस इज द फीलिंग ऑफ अ 3 डायमेंशनल वेक्टर। 3 डायमेंशनल वेक्टर को फील करिए, ये फिजिक्स है। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में थोड़े विस्तार में बात करेंगे और इसका रेजोल्यूशन कैसे होता है इसकी बातें करेंगे, इसके कंपोनेंट्स कैसे निकाले जाते हैं 3 डायमेंशनल वेक्टर के, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ और प्लीज़ इसको अच्छे से दोबारा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन। हैव ए नाइस डे, बाय।